This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 4 की साइंस के चैप्टर नंबर 9 के दूसरे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द मून एंड एब एंड फ्लो ऑफ द मून। ठीक है, इससे पहले जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था वो था द सोलर सिस्टम, जिसमें आपने निज़ाम शमसी सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। उसमें सूरज है, उसमें प्लैनेट्स हैं, ठीक है, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं और मून्स हैं। अब वहाँ पे हमने मून के बारे में मुख्तसर सा पढ़ा था, लेकिन इस टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मून क्या है, चाँद जो है, ठीक है, और मून की डिफरेंट शेप्स जो हैं जो हमें मुख्तलिफ़ औकात में नज़र आती हैं, उनकी क्या वजह है। कभी वो हमें छोटा नज़र आता है, कभी आधा नज़र आता है, कभी उससे ज़्यादा, कभी हमें फुल मून नज़र आता है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन बदलती हुई शक्लों की, जो चाँद की बदलती हुई शेप्स हैं, उसकी क्या रीज़न है। ठीक है, अब मून को या चाँद को आप सब ने देखा हुआ है, ठीक है, और ये जो है ये एक गोल चीज़ है। वैसे तो ये आपको डिफरेंट शेप्स में नज़र आती है, लेकिन बेसिकली ये एक गोल है, ठीक है, गोल चीज़ है। तो ये जो है ज़मीन के गिर्द घूमती है, ठीक है, ये जो गोल चीज़ है, या चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। जिस तरह ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, इसी तरह हर प्लैनेट के जो चाँद होते हैं वो उसके गिर्द घूमती हैं। हमारी ज़मीन जो है एक प्लैनेट है और हमारी ज़मीन का एक चाँद है। तो ये चाँद हमारी ज़मीन के गिर्द घूमता है और इसे हम कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन का नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, हम इसको समझ लेते हैं कि नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट जो है उसकी अपनी रोशनी नहीं होती, ठीक है, और जो स्टार है उसकी अपनी रोशनी होती है। ये सैटेलाइट और स्टार में फ़र्क है। ठीक है, आपने पढ़ा था जब हमने सोलर सिस्टम पढ़ा था सूरज के बारे में कि सूरज एक स्टार है क्योंकि वो अपनी रोशनी खारिज करता है। ठीक है, लेकिन अब हम जहाँ यहाँ पे चाँद को देख रहे हैं, चाँद जो है वो स्टार नहीं है, वो एक सैटेलाइट है और नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, और क्योंकि इसकी अपनी रोशनी नहीं है। अब आप देखें कि नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। मैं इसको नेचुरल कह रही हूँ क्योंकि कुछ सैटेलाइट्स जो हैं वो आर्टिफिशियल भी हैं। ठीक है, हम इसमें अब फ़र्क देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट या मसनूई सियारा जिसे हम कहते हैं वो क्या है। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं वो इंसान ने ख़ुद बनाए हुए हैं, ठीक है, और जो इंसानों की तरफ से किसी इस आसमानी जिस्म के गिर्द ऑर्बिट में छोड़ा जाता है। ठीक है, वो होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो कि मैन मेड है, इंसान ने ख़ुद बनाया है डिफरेंट पर्पस के लिए, और उसको किसी भी हेवनली बॉडी के ऑर्बिट में जो है वो छोड़ा जाता है अपने काम को पूरा करने के लिए, जो भी मकासद हमने हासिल करने हैं उसके लिए। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम इससे मसनूई जो अभी सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, उनके क्या क्या पर्पज़ हैं, उनको किन किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनमें कम्युनिकेशन के लिए एक एंटीना होता है, ठीक है, एक पावर सोर्स होता है जो कि अक्सर सोलर पैनल्स की शक्ल में होता है, और अपने काम को कंट्रोल करने के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम भी होता है। ठीक है, ये सब एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट में होता है। ठीक है, और ये अपने मिशन से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी आलात, कैमरे और सेंसर भी रखते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं, और अपने मकसद की बुनियाद पर सैटेलाइट जो है वो मुख्तलिफ़ काम सरअंजाम देते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से काम हैं जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स करते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं या मवासलाती सैटेलाइट्स हैं, जो कि दुनिया भर में टीवी सिग्नल्स, फ़ोन कॉल्स, इंटरनेट डाटा को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यही कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। दूसरे होते हैं मौसमी सैटेलाइट्स, ठीक है, जो वेदर के लिए जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें मौसम के नमूनों, बादलों, दर्जा हरारत की निगरानी जो करते हैं और प्रेडिक्शंस देते हैं कि इस दिन मौसम कैसा होगा, ठीक है, कल कैसा होगा, या अगर बारिश आनी हो तो हमें पहले से जो प्रेडिक्शंस मिल जाती हैं वो इन सैटेलाइट्स की वजह से ही हैं। ठीक है, जो कोई इंसान ने ख़ुद से बना के स्पेस में, खला में छोड़े हुए होते हैं। ठीक है,
कुछ सैटेलाइट्स जो होते हैं वो अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स होते हैं, जो कि एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, मैपिंग और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्थ, लैंड की, ओशंस की और एटमॉस्फेयर की तस्वीरें लेते हैं या उनके इमेजेस लेते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये जो होते हैं ये अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स होते हैं। तो देखें सैटेलाइट्स के कितने डाइवर्सिफाइड काम हैं जो कि हम देखते हैं सैटेलाइट्स के। कुछ सैटेलाइट्स इस मकसद के लिए भी छोड़े जाते हैं। अब मैं आपको सिर्फ ये मून के टॉपिक में आपको, क्योंकि मून जो है वो एक सैटेलाइट है और नेचुरल सैटेलाइट है, तो सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए कि नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या फ़र्क होता है, इसके लिए मैं आपको जो है वो ये समझाना चाह रही हूँ। एक होते हैं कुछ जो है वो नेविगेशन सैटेलाइट भी होते हैं, ठीक है, जीपीएस जैसे सिस्टम्स जैसे, ठीक है, और ये उस मकाम का जो है उस मकाम का डाटा फ्राहम करते हैं। यानी इनके ज़रिए दी गई मालूमात के ज़रिए से आप किसी भी जगह आसानी से पहुंच जाते हैं। जैसे आप आजकल गूगल मैप्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो इन सब नेविगेशन सैटेलाइट्स की वजह से ही पॉसिबल होता है कि हमें रास्तों का तयन करके बता देते हैं, ठीक है। कुछ जो हैं वो साइंटिफिक सैटेलाइट्स हैं या खलाई दूरबीनों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं साइंसी डाटा इकट्ठा करने और कायनात के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ज़मीन, सूरज, सियारों और दूर दराज की जो कहकशाएँ हैं उनका मुशाहिदा करने के लिए ये वाले सैटेलाइट्स जो हैं इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इंसान को इसीलिए स्पेस के बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात आज हासिल है इन्हीं सैटेलाइट्स की वजह से, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की वजह से, ठीक है। कुछ जो हैं मिलिट्री सैटेलाइट्स होते हैं जो कि जासूसी के लिए, ठीक है, और कुछ जो हैं और तरह की मकासद हासिल करने के लिए मिलिट्री से रिलेटेड जो फ़ौज अफवाज जो हैं उनसे रिलेटेड जो है वो होते हैं। तो इस तरह हमने समझा कि आज जो है हज़ारों मसनूई जो सैटेलाइट्स हैं वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों और साइंसी तरक्कियों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मून की तरफ, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये किससे बनी है। ये चट्टान से बना हुआ है और इसकी अपनी रोशनी नहीं है। ये रोशन नज़र आता है क्योंकि ये सूरज की रोशनी को रिफ़्लेक्ट करता है या मुनक्कस करता है, ठीक है। सूरज की अपनी रोशनी होती है, चाँद की अपनी रोशनी नहीं है। चाँद जो है हमें रोशन किस लिए नज़र आता है, क्योंकि ये सूरज की रोशनी को मुनक्कस करता है। तमाम आसमानी अजसाम में चाँद जो है वो ज़मीन के सबसे करीब है, ठीक है। इसलिए आपको चाँद जो है इतना बड़ा और इतना करीब नज़र आता है क्योंकि चाँद ज़मीन के सबसे करीब है और ये इसका जो फासला है ज़मीन से वो तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर है, ठीक है, 3,84,000 किलोमीटर। और ये चमकता हुआ नज़र इसलिए आता है क्योंकि ये एक आईने की तरह सूरज की रोशनी को रिफ़्लेक्ट करता है, ठीक है। चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द एक रास्ते में घूमता है जिसे कि ऑर्बिट या मदार कहते हैं और एक ऑर्बिट मुकम्मल करने में तकरीबन इसे 1 महीना लगता है या 29.5 डेज़। अब इस ड्यूरेशन को, इस महीने को कहते हैं लूनर मंथ और उर्दू में आप कमरी महीना जिसे कहते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में क्योंकि लूनर मंथ का वर्ड यूज़ हुआ है तो आप इसी से इसको याद रखें, ठीक है। अब ये जो है चाँद ज़मीन के गिर्द भी घूमता है और अपने एक्सिस में भी घूमता है, ठीक है। अब ज़मीन के गिर्द घूमने में से कितने टाइम लगता है, 29.5 डेज़, और चाँद को अपने एक्सिस में घूमने में भी इतने ही दिन लगते हैं जितने इसे ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने में लगते हैं, ठीक है। तकरीबन एक जैसा ही टाइम होता है वो। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, ठीक है। आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप चाँद को देखते हैं तो इसकी शक्लें तो आपको बदलती नज़र आती हैं, यानी कभी पूरा, कभी आधा, कभी बहुत ही बारीक, ठीक है, पहले 2-3 तारीखों का जो चाँद होता है, लेकिन चाँद पर जो धब्बे या निशान हैं वो हमेशा एक ही जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। हम कभी भी चाँद का पीछे वाला हिस्सा नहीं देख पाते, ठीक है। इसकी क्या वजह है, आइए देखते हैं हम इसकी वजह। इसकी वजह बहुत ही दिलचस्प और आसान है, ठीक है, और हम इसको एक मिसाल की मदद से समझते हैं।
अच्छा, आप इमेजिन करें कि आपका एक फ्रेंड है जिसने अपने हाथ में एक बैलून या गुब्बारा पकड़ा हुआ है और उस बैलून पे एक साइड पे एक तस्वीर बनी हुई है। अब आपका फ्रेंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके गिर्द एक दायरे में चलना शुरू करता है। इसी वक्त वो अपने हाथों में बैलून को भी आहिस्ता आहिस्ता घुमा रहा है और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो बैलून को उसी स्पीड से घुमा रहा है जिस स्पीड से वो आपके गिर्द चल रहा है। तो आपका दोस्त दायरे में कहीं भी है, बैलून पर बनी हुई वही तस्वीर या ड्राइंग आपको नज़र आएगी। ठीक है, आपको बैलून की दूसरी साइड कभी नज़र नहीं आएगी, हालांकि वो घूम रहा है। और चाँद भी बिल्कुल इसी बैलून की तरह है, वो अपने गिर्द भी घूम रहा है लेकिन वो ज़मीन के गिर्द भी उसी रफ्तार से चक्कर लगा रहा है, इसलिए हमें चाँद की हमेशा एक ही साइड नज़र आती है। बिल्कुल इसी तरह चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमते हुए अपना एक चक्कर इतनी ही देर में पूरा करता है जितनी देर में वो अपनी जगह पर एक बार घूमता है। ठीक है, क्योंकि चाँद अपने भी एक्सिस में घूम रहा है, तो चाँद ज़मीन के गिर्द भी घूम रहा है। तो चाँद जो है वो अपने एक्सिस में भी उतनी ही देर में उतने ही दिन लगते हैं उसको एक चक्कर पूरा करने में, और ज़मीन के गिर्द घूमने में, ज़मीन के गिर्द एक चक्कर पूरा करने में भी उतने ही दिन लगते हैं। अब चूँकि चाँद की ज़मीन के गिर्द घूमने की रफ़्तार और अपनी जगह पर घूमने की रफ़्तार एक जैसी ही है, इसलिए चाँद का एक ही हिस्सा हमेशा हमारी ज़मीन की तरफ रहता है और ऐसा लगता है कि चाँद ने अपनी एक ही साइड को ज़मीन की तरफ लॉक कर दिया है। ठीक है, इसी वजह से हम ज़मीन पर खड़े होकर हमेशा चाँद का एक ही रुख देख पाते हैं, एक ही साइड नज़र आती है हमें। चाँद का जो हिस्सा हमें नज़र नहीं आता उसे हम चाँद की तारीक साइड या डार्क साइड भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन असल में वो चाँद की दूर वाली साइड है। ठीक है, तारीक का मतलब ये नहीं कि वहाँ रोशनी नहीं जाती, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो हिस्सा हमें ज़मीन से नज़र नहीं आता। ठीक है, सूरज की रोशनी इसी से पर पड़ती है। ठीक है, जो कि डार्क साइड जिसे हम समझते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे रात के वक्त हमारे शहर में भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से हमें चाँद की एक ही साइड जो है वो नज़र आती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चाँद का डायामीटर कितना है। डायामीटर के बारे में भी मैंने बहुत डिटेल से आपको पहले वाले लेक्चर में समझाया था कि डायामीटर क्या होता है। मैं एक दफ़ा फिर से आपको बता देती हूँ कि डायामीटर हमें बताता है कि कोई गोल चीज़, कोई राउंड ऑब्जेक्ट जो है वो कितना चौड़ा है या बड़ा है। इस गोल चीज़ के एक किनारे से बिल्कुल बीच में से गुजरकर दूसरे किनारे तक की सीधी लंबाई होती है, इसको कहते हैं डायामीटर। और अब हम यहाँ देखते हैं कि चाँद का डायामीटर कितना है। चाँद जो है वो ज़मीन से काफ़ी छोटा है। ठीक है, इसका डायामीटर जो है वो 3500 किलोमीटर है और हमने देखा था कि ज़मीन का डायामीटर कितना है, 12,800 किलोमीटर। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि चाँद जो है वो ज़मीन से कितना छोटा है। यहाँ आप लोगों के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि मरकरी और वीनस के अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, उनके अपने अपने चाँद होते हैं। अब आपने 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था फर्स्ट वाले टॉपिक में, तो उनमें मरकरी और वीनस के कोई चाँद नहीं है, बाकी सबके अपने चाँद होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी ज़मीन का एक चाँद है। ठीक है, और कुछ प्लैनेट्स के चाँद एक से ज़्यादा भी होते हैं, और जुपिटर और सैटर्न ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके चाँद सबसे ज़्यादा हैं। जुपिटर के 16 चाँद हैं और सैटर्न के 17 चाँद हैं। अब एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि ज़मीन के बरक्स चाँद में सांस लेने के लिए हवा नहीं है और हमारे समुद्रों और दरियाओं की तरह चाँद पे पानी भी नहीं है। ये दोनों चीज़ें, हवा और पानी, जो कि हमारी ज़मीन का बहुत ही एक अहम जो हिस्सा है, वो चाँद पे नहीं है, इसलिए वहाँ पे कोई ज़िंदगी नहीं है। तो चाँद के बारे में आपने यहाँ पे समझा कि चाँद क्या है। चाँद जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। चाँद जो है वो हमारी ज़मीन, हम यहाँ पे ज़मीन का चाँद जो हमारा है उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, चाँद हमारी ज़मीन के गिर्द घूमता है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, इसकी अपनी रोशनी नहीं है, ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके हमें रोशन नज़र आता है। ठीक है, चूँकि सूरज एक स्टार है, उसकी अपनी रोशनी है, इसलिए सूरज जो है वो रोशनी खारिज करता है, लेकिन चाँद जो है एक सैटेलाइट है। ठीक है, उसकी अपनी रोशनी नहीं है, तो वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है।
फिर आपने ये देखा कि नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या फ़र्क है, ठीक है। चाँद जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, जबकि कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स उनके मकासद क्या क्या होते हैं मैंने आपको बताया, ठीक है। कुछ कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, कुछ जो है वेदर की प्रेडिक्शन के लिए होते हैं, कुछ मिलिट्री पर्पसेस के लिए होते हैं। इस तरह बहुत से काम जो हैं ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट करते हैं। और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैन मेड हैं, जिनके अंदर एक पूरा सिस्टम होता है काम करने के लिए, और ये स्पेस में इंसानों ने छोड़े होते हैं अपने मकासद की तकमील के लिए। फिर आपने देखा कि चाँद का डायामीटर कितना है, ठीक है। ये 3500 किलोमीटर है, ये ज़मीन से काफ़ी छोटा है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनका कोई चाँद नहीं है, जैसे कि मरकरी और वीनस, और कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके बहुत ज़्यादा चाँद हैं, जैसे कि जुपिटर और सैटर्न के, ठीक है। तो ये जो आपका टॉपिक था इस लेक्चर में, द मून, उसके बारे में ये सारी डिटेल आपने पढ़ी। अब हम इसका नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है, द एब एंड फ्लो ऑफ द मून, वो पढ़ेंगे। एब एंड फ्लो का मतलब है किसी चीज़ का बार बार बढ़ना या कम होना, ठीक है, या ऊपर चढ़ना या गिरना, ये है एब एंड फ्लो का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे चाँद के एब एंड फ्लो की बात हो रही है, एब एंड फ्लो ऑफ द मून। हम यहाँ देखते हैं चाँद की मुख्तलिफ़ शक्लें हम देखते हैं, ठीक है, और इसे चाँद का एब एंड फ्लो कहा जाता है, यानी इसकी डिफरेंट शेप्स जो हैं उनको कहा जाता है एब एंड फ्लो ऑफ द मून। ये एब एंड फ्लो चाँद की ज़मीन के गिर्द गर्दिश की वजह से होता है, ठीक है। हम चाँद का सिर्फ वही हिस्सा देख सकते हैं जो ज़मीन पर सूरज की रोशनी को मुनक्कस करता है, ठीक है। अब चाँद की ये बदलती हुई शक्लें हमें इसलिए नज़र आती हैं क्योंकि हम इसे ज़मीन से देखते हैं, और चाँद जो है वो सूरज की रोशनी से चमकता है। चाँद खुद कोई रोशनी नहीं देता। जब सूरज की रोशनी चाँद के जिस हिस्से पर पड़ती है, हमें वही हिस्सा रोशन नज़र आता है, और इसी वजह से हमें डिफरेंट दिनों में, डिफरेंट औकात में जो है चाँद की मुख्तलिफ़ शक्लें जो हैं हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिसेंट मून के बारे में देखते हैं। चाँद की एक शक्ल है, ये भी क्रिसेंट, ठीक है। सूरज की रोशनी जो है वो चाँद के बिल्कुल एक थोड़े से हिस्से पे पड़ती है, ठीक है, जो कि एक बारीक सा हिस्सा जो हमें नज़र आता है। अब जो किताब में आपको तस्वीर दी गई है उसमें नंबर 1 पे जो तस्वीर है वो क्रिसेंट मून की है, ठीक है। लूनर मंथ का जो पहले दिन के चाँद को क्या कहते हैं, क्रिसेंट। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 104 पर जो तस्वीर है, द मून एज द शेप्स ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ की हेडिंग पे से, ठीक है, उसमें आप देखें कि पोजीशन 1 पर जो है वो जो चाँद आपको नज़र आ रहा है वो है क्रिसेंट, जो कि एक बहुत ही बारीक एक किनारा सा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि सूरज की रोशनी सिर्फ उसी हिस्से पे हमें पड़ती हुई नज़र आ रही है, इसलिए हम उसे कहते हैं क्रिसेंट मून। अब आप पोजीशन 1 से जब पोजीशन 5 की तरफ जाते हैं, इसी तस्वीर को टीचर्स जो हैं वो बच्चों को दिखाएं तो देखेंगे कि 5 पे आपको फुल मून नज़र आ रहा है, यानी इस पोजीशन में सूरज की रोशनी चाँद के मैक्सिमम हिस्से पे पड़ती नज़र आ रही है। जब चाँद पोजीशन 5 से पोजीशन 8 तक जाता है तो दोबारा से चाँद जो है वो बारीक होता जा रहा है, और फिर ये गायब होता है, और फिर से क्रिसेंट और हाफ और फुल मून की शेप में हमें नज़र आता है, ठीक है। यानी कि पोजीशन 1 से 8 तक जो है डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून आपको उसने दिखाई हैं, ठीक है। 1 पे जो है वो क्रिसेंट है, ठीक है, सूरज की रोशनी बहुत ही एक बारीक से हिस्से पे उस पर पड़ती है, ठीक है, और उस वाली शेप को, चाँद की शेप को क्या कहते हैं, क्रिसेंट, ठीक है। उसके बाद जो है वो थोड़ी थोड़ी रोशनी ज़्यादा हिस्से पे पड़ती है, कभी हाफ मून, फिर उसके बाद थोड़ा सा और जो पोजीशन 5 पे मून है वो फुल मून है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि चाँद के जो है मैक्सिमम हिस्से पे सूरज की रोशनी जो है पड़ती नज़र आती है, फिर आए दोबारा से वो अपनी उसकी जो हमें नज़र आने वाला हिस्सा वो घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक मकाम ऐसा आता है कि बिल्कुल वो गायब हो जाता है, और फिर से क्रिसेंट, और फिर से वो चाँद जो है हमें ज़्यादा बड़ा दिखाई देना शुरू हो जाता है, और फिर हमें फुल मून नज़र आता है। फुल मून जो है उसमें पूरा चाँद आपको रोशन और गोल नज़र आता है, और पाकिस्तान में इसका एक स्पेसिफिक नाम भी रखा गया है, ठीक है, उसको कहते हैं बदर। फुल मून की शेप में चाँद को कहते हैं बदर। ये वाली शक्लें जो थी इसमें आप की जो बुक में
दिखाई गई हैं उसमें ज़्यादा सिर्फ क्रिसेंट और फुल मून के बारे में ही बताया गया है, ठीक है। और उसी के हवाले से आपको तस्वीर भी दिखाई गई हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ टीचर्स के लिए भी इसकी मुख्तलिफ़ शक्लों के बारे में, ताकि आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाए इस बारे में, चाँद की मुख्तलिफ़ शक्लों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले है जो न्यू मून है या नया चाँद जिसे कहते हैं वो है। उसमें क्या होता है कि जब चाँद ज़मीन और सूरज के बिल्कुल बीच में होता है तो सूरज की रोशनी इसके इस हिस्से पर पड़ती है जो हमारी तरफ नहीं होता, इसलिए हमें चाँद जो है बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। ये कभी कभी बहुत ही बारीक सी लकीर नज़र आती है। ये वो दिन होता है जब हम चाँद को ढूंढ रहे होते हैं, जैसे कि जब रोज़े ख़त्म होते हैं रमज़ान की 29 तारीख़ को, हम ये देखते हैं कि आया कल ईद होगी कि नहीं होगी। तो ये वो वाला होता है जब चाँद जो है वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है और बहुत ही, अगर हमें नज़र भी आएगा तो बहुत ही बारीक सी शक्ल में वो नज़र आता है, ठीक है जी। उसके बाद है क्रिसेंट मून। नया चाँद गुजरने के बाद चाँद थोड़ा सा हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है, हमें एक पतली सी हंसी की शक्ल नज़र आती है, ठीक है, या एक कर्व सा हमें नज़र आता है, ठीक है, या एक प्यारी सी स्माइल की शक्ल में हमें एक चाँद नज़र आता है, ठीक है। ये अमूमन चाँद की वो शक्ल है जो ईद के चाँद के तौर पर देखी जाती है। जब ईद का चाँद नज़र आ जाता है, ठीक है, तो ये वो शक्ल होती है जो हमें नज़र आती है, जिसे कहते हैं क्रिसेंट मून। उसके बाद है आधा चाँद या फर्स्ट क्वार्टर। इसको देखते हैं ये क्या होता है। जब चाँद अपनी आधी गोल शक्ल में नज़र आता है तो इसे आधा चाँद या फर्स्ट क्वार्टर मून कहते हैं, ठीक है। इस वक्त आपको चाँद का आधा हिस्सा रोशन नज़र आएगा, जैसे किसी ने सेब को बीच में से काट दिया हो, इस शक्ल में वो आपको नज़र आएगा। आधे चाँद के बाद चाँद आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है, ठीक है, और पूरा गोल होने से पहले भी इसकी एक शक्ल होती है। इसमें जो है चाँद का ज़्यादातर हिस्सा रोशन होता है, लेकिन अभी भी ये पूरा गोल नहीं होता, ये एक फूली हुई रोटी की तरह हमें नज़र आता है, ठीक है। उसके बाद होता है फुल मून, पूरा चाँद, जैसे कि हम पाकिस्तान में क्या कहते हैं, बदर भी कहते हैं। ये चाँद की सबसे खूबसूरत शक्ल होती है जब चाँद ज़मीन के पीछे होता है और सूरज की पूरी रोशनी उस पर पड़ती है जो हमारी तरफ होता है, तो हमें पूरा गोल चाँद नज़र आता है। ये इतना रोशन होता है कि रात को भी बाहर रोशनी सी हमें महसूस होती है, ठीक है, जिसे कहते हैं कि चाँद की चांदनी, ठीक है। आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है जब चाँद बिल्कुल छोटा होता है और जब चाँद पूरा होता है तो उसकी रोशनी में आप भी ये रोशनी महसूस करते हैं। अब फुल मून के बाद एक स्टेज आती है लास्ट क्वार्टर मून, ठीक है। पूरा चाँद नज़र आने के बाद चाँद दोबारा छोटा होना शुरू हो जाता है और फिर से आधा हो जाता है। ये आधे चाँद की तरह ही हमें नज़र आता है, लेकिन इसका रोशन हिस्सा पिछले आधे चाँद के मुकाबले में उल्टा होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आखिर में चाँद एक बार फिर पतली सी हलाल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है, लेकिन ये पहले वाले हलाल से उल्टी सिमत में होता है और दिन ब दिन छोटा होता जाता है। इसके बाद दोबारा नया चाँद बन जाता है और सारा चक्कर जो है इस तरह से दोबारा शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह चाँद जो है अपनी शक्ल इसलिए बदलता है क्योंकि ज़मीन के गिर्द घूमता है और सूरज की रोशनी इस पर मुख्तलिफ़ ज़ावियों से पड़ती है, ठीक है। तो ये इस वजह से चाँद जो है अपनी शक्लें बदलता रहता है। हमें चाँद की वही शक्ल नज़र आती है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है। चाँद जब ज़मीन के गिर्द घूमता है तो हमें चाँद की वही शक्ल नज़र आती है जिस पर सूरज की रोशनी जो है वो पड़ती है। चाँद की अपनी रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी को मुनक्किस करता है और हमें रोशन नज़र आता है। अब मैंने ये जो आपको नोट्स मुहैया किए हैं, ठीक है, ये इसी लेक्चर के साथ ही, ऑडियो लेक्चर के साथ ही रिटर्न मटेरियल भी जो है वो वेबसाइट पे जो है वो शेयर हुआ है। उसमें एक पिक्चर लगाई गई है जिसमें सूरज की रोशनी जो है वो एक तरफ सूरज दिखाया गया है, एक तरफ चाँद है जो कि ज़मीन के गिर्द घूम रहा है और उसमें उसकी मुख्तलिफ़ जो शक्लें बदलती हैं वो सारी स्टेजेस जो हैं वो दिखाई गई हैं। तो टीचर जो हैं इस तस्वीर को लाजमी बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझाते हुए दिखाएं, तो उससे उनको ये वाली इस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है वो बहुत अच्छे से होगी इस तस्वीर को देख के। तो ये वाली तस्वीर वो है, बच्चों को ज़रूर ये वाला लेक्चर जब वो समझाएंगी पढ़ाएंगी तो ये उनको ज़रूर ये वाली पिक्चर दिखाएं, ठीक है। ये नहीं, ये इसमें जो हमने रिटर्न मटेरियल दिया है इसके साथ ही ऑडियो लेक्चर के साथ उसमें ये वाली चीज़ मौजूद है।
तो हम अब एक मुख्तसर सा इसका जायज़ा ले लेते हैं। समरी में आपको बता देती हूँ कि आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा है। ठीक है, हमने आसमान में मून और उसकी बदलती हुई शक्लों के बारे में सीखा है। ठीक है, इससे जो पहले वाला टॉपिक था उसमें हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें सूरज और उसके गिर्द घूमने वाले जितने भी प्लैनेट्स थे उनके बारे में हमने देखा था, उनके डायमीटर, उनके डिस्टेंस जो है सूरज से कितना था, उस सब के बारे में हमने पढ़ा था। इस टॉपिक में हमने मून, ठीक है, एब एंड फ्लो ऑफ द मून, डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून, उसके बारे में देखा। ठीक है, मून को हमने देखा कि ये एक चाँद जो है एक बड़ी गोल चीज़ है जो हमारी ज़मीन के गिर्द घूमती है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। इसकी कोई अपनी रोशनी नहीं होती, बल्कि ये सूरज की रोशनी को आईने की तरह चमकाकर हमें रोशन नज़र आता है। ठीक है, और ये पत्थर से बना हुआ है और ये ज़मीन से तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर दूर है। फिर हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट में डिफरेंस देखा। ठीक है, जो इस डिफरेंस को देखने से पहले आपने सैटेलाइट के बारे में जाना कि सैटेलाइट जो है वो है चीज़ होती है जिसकी अपनी रोशनी ही नहीं होती, जबकि स्टार है जो है उसकी अपनी रोशनी होती है। जैसे कि सन एक स्टार है, उसकी अपनी रोशनी है, और चाँद जो है, मून जो है, वो एक सैटेलाइट है, उसकी रोशनी नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि नेचुरल सैटेलाइट क्या है। नेचुरल सैटेलाइट वो आसमानी चीज़ें हैं जो कुदरती तौर पर किसी प्लैनेट के गिर्द घूमती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जो प्लैनेट वो अर्थ है, हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं वो अर्थ है। ठीक है, हमारी ज़मीन भी एक प्लैनेट है और उसके गिर्द घूमने वाली जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है चाँद। चाँद जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। फिर हमने देखा कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंसानों की बनाई हुई चीज़ें हैं जिन्हें ख़ास तौर पर ज़मीन या किसी दूसरे प्लैनेट के गिर्द भेजा जाता है। ठीक है, और इनके मुख्तलिफ़ काम होते हैं। ठीक है, कुछ जो हैं वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, जैसे कि टीवी, फ़ोन और इंटरनेट के सिग्नल पहुंचाते हैं ये। ठीक है, कुछ जो हैं वेदर सैटेलाइट्स हैं, मौसम की मालूमात और पेशगोइयाँ देते हैं। कुछ जो हैं वो ज़मीन का मुशाहिदा करने वाले सैटेलाइट्स हैं, ज़मीन की पिक्चर्स लेते हैं और माहौल और समुद्रों वगैरह पर नज़र रखते हैं। ठीक है, उसके बाद नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं, जीपीएस जैसे रास्ते ढूंढने के लिए हमें वो मदद करते हैं। साइंटिफिक सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, खलाई दूरबीनें जो कि कायनात के बारे में नई मालूमात इकट्ठी करती हैं। इसके अलावा मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। मिलिट्री सैटेलाइट्स जो हैं वो मुल्क की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होते हैं। कोई भी मुल्क जो है वो उसको इसलिए खला में भेजता है कि वो अपनी जो है कंट्री की उसके सेफ्टी के लिए, ठीक है, उसको हिफाजत को उसके हिफाजती इक़दाम के तौर पर जो है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का वो सहारा लेते हैं। तो आजकल हज़ारों जो हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहम है। फिर ये है कि चाँद का हमेशा एक ही रुख क्यों नज़र आता है, ये भी एक दिलचस्प जो बात थी, क्योंकि चाँद हमारी ज़मीन के गिर्द एक चक्कर उतनी ही देर में मुकम्मल करता है जितनी देर में वो अपनी जगह पर एक घूमता है। ठीक है, एक बार घूमता है, अपने एक्सिस में भी चाँद घूमता है। जैसा कि आपने देखा कि ज़मीन भी अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, इसी तरह चाँद भी अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है। ठीक है, और चाँद को ज़मीन के गिर्द एक चक्कर लगाने में जितने दिन लगते हैं उतना ही टाइम उसको अपनी ही एक्सिस में घूमने में उतना ही टाइम, तकरीबन 1 महीना, ठीक है, इतना टाइम लगता है। चाँद की इस सिंक्रोनस रोटेशन की वजह से ही असल में हमें चाँद की एक ही साइड हमेशा जो है वो नज़र आती है। जितना टाइम चाँद को ज़मीन के गिर्द एक चक्कर पूरा करने में लगता है उतना ही उसको अपने एक्सिस में ही लगता है। इसे कहते हैं सिंक्रोनस रोटेशन। इस हिस्से को जो हमें नज़र नहीं आता उसको हम चाँद की दूर वाली साइड, फॉर साइड भी कह देते हैं, समटाइम्स उसको डार्क साइड भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो फॉर साइड होती है जो कि दूर की साइड है जो हमें नज़र नहीं आ रही। इसके बाद हमने चाँद की मुख्तलिफ़ शक्लों के बारे में देखा। हमें चाँद की शक्लें जो हैं वो बदलती नज़र आती हैं क्योंकि चाँद खुद रोशनी नहीं देता, इसकी अपनी रोशनी नहीं है, ये सूरज की रोशनी से चमकता है, और जैसे जैसे ये ज़मीन के गिर्द घूमता है सूरज की रोशनी इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों पर पड़ती है और हमें चाँद का उतना ही हिस्सा रोशन नज़र आता है, ठीक है, जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है।
और इन चाँद की इन बदलती हुई शक्लों को क्या कहते हैं, एब एंड फ्लो ऑफ द मून, जिसके बारे में आपने सारा पढ़ा, ठीक है। और चाँद की जो इम्पोर्टेंट शक्लें थी वो ये हैं कि एक नया चाँद है, ये इस वक्त होता है जब हमें चाँद बिल्कुल नज़र नहीं आता या बिल्कुल बारीक लकीर की तरह होता है। उसके बाद है क्रिसेंट है, ये नया चाँद के बाद पतली सी एक हमें जैसे एक स्माइल होती है ना, बारीक सी, उस शक्ल में नज़र आता है, एक कर्व की शक्ल में, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर चाँद है, फर्स्ट क्वार्टर मून, इसमें चाँद जो है वो आधा नज़र आता है, ठीक है। उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा नज़र आता है आधे से, ठीक है, लेकिन अभी पूरा नहीं होता। ये भी इसकी एक स्टेज है, चाँद की जो शक्लें हैं उनमें से एक ये भी शक्ल है, ठीक है। उसके बाद पूरा चाँद है, फुल मून, जिसे कि पाकिस्तान में बदर भी कहते हैं, फुल मून को। पूरा चाँद जो है वो गोल और रोशन नज़र आता है। फिर जो है वो लास्ट क्वार्टर आता है, इसमें पूरा चाँद के बाद फिर से वो आधा नज़र आता है, लेकिन उल्टी सिमत में, ठीक है। इसके बाद चाँद एक पतली सी हलाल की शक्ल में छोटा हो जाता है, ठीक है, छोटा होता रहता है। इस तरह से इसकी डिफरेंट जो है वो शेप्स हमें नज़र आती हैं। और चाँद का ज़मीन के गिर्द एक चक्कर और अपनी तमाम शक्लें बदलने में तकरीबन कितना टाइम लगता है, 29.5 डेज़, जिसे लूनर मंथ कहते हैं, ठीक है, लूनर मंथ या कमरी महीना। अब चाँद का जो हम देख लेते हैं कि डायामीटर जो है वो तकरीबन 3500 किलोमीटर है, ठीक है। और ये हमारी ज़मीन से काफ़ी छोटा है, क्योंकि हमारी ज़मीन का जो है वो डायामीटर है 12,800 किलोमीटर और चाँद का है 3500 किलोमीटर। चाँद हमारी ज़मीन से काफ़ी छोटा है। उसके अलावा सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके अपने अपने चाँद हैं। सिर्फ मरकरी और वीनस जो है वो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके अपने चाँद नहीं हैं। कुछ प्लैनेट्स जो हैं उनके एक से ज़्यादा चाँद भी होते हैं, जैसे कि जुपिटर और सैटर्न जो हैं उनके बहुत ज़्यादा चाँद हैं। जैसे जुपिटर के 16 हैं, 16, और सैटर्न के जो हैं वो 17 हैं, 17 चाँद हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि चाँद पर जो है वो सांस लेने के लिए हवा और पानी नहीं है, ज़मीन के बरक्स। ज़मीन पर ज़िंदगी क्यों है, क्योंकि ज़मीन ज़िंदगी के लिए साज़गार माहौल फ़राहम करती है, जबकि चाँद पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि ज़िंदगी को सपोर्ट करे, ठीक है। तो ये जो है ये वाली चीज़ ज़मीन पर मौजूद है, हवा पानी वगैरह, जिसकी वजह से ज़मीन पर आपको ज़िंदगी नज़र आती है। तो चाँद पर हवा और पानी भी नहीं है। तो आपने इस टॉपिक में द मून एंड एब एंड फ्लो ऑफ द मून के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मून क्या है एंड एब एंड फ्लो ऑफ द मून क्या है, ठीक है। और इसकी जो है वो जो डिफरेंट शेप्स हैं वो क्यों, उसकी क्या रीज़न है, वो हमें क्यों मुख्तलिफ़ औक़ात में चाँद की मुख्तलिफ़ शक्लें जो हैं वो नज़र आती हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें मैंने एक जो रिटर्न मटेरियल साथ दिया हुआ है उसमें एक प्रैक्टिस शीट है, वो आप बच्चों को प्रैक्टिस कराएं। और उसके बाद जो है एक टेस्ट भी दिया गया है, असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। जब ये सब बच्चे इसको समझ लेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उस टेस्ट को टीचर्स जो हैं वो कंडक्ट कराएं। तो उम्मीद है कि ये इसको सीखने में, समझने में जो है बहुत मदद मिलेगी आपको इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसके साथ हमारा ये आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।